सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर जिसमें हम दूसरा प्रश्न बैंक पढ़ेंगे। इससे पहला जो प्रश्न बैंक पढ़ा वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी पार्ट पढ़े गए हैं वो सारे प्रश्न बैंक मिल जाएंगे। इस प्रश्न बैंक की विशेषता आपसे मैं बता दूं कि इस प्रश्न बैंक में यानी दूसरा और तीसरा ये लगातार प्रश्न बैंक जारी होंगे, यानी तीन ही प्रश्न बैंक होंगे, तीनों में लगातार तीन प्रश्न बैंक जारी होंगे। तीनों में लगभग यानी 72 प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। इस प्रश्न बैंक में लगभग 40 के आसपास प्रश्न है और तीसरा प्रश्न बैंक होगा उसमें 32 प्रश्न है। तो पूरा जो सिलेबस है राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर का उसको कवर करने का प्रयास किया गया है। इसमें आपके लिए छोटे, मध्यम साइज के और बड़े यानी सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। दूसरी बात होगी कि ये जो पेपर यानी जो पढ़ने के बाद आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छी तरह से पूरा रिवाइज कर पाएंगे, यानी पूरे पाठ है, पूरे पाठों में से जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो सारे के सारे जो इसमें है वो शामिल किए गए हैं। छोटे प्रश्न भी, बड़े प्रश्न भी और मध्यम आकार वाले, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। जहां कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक 2 कब जारी होगा, तो ये क्वेश्चन बैंक 2 और जल्दी क्वेश्चन बैंक 3 तीनों में लगभग आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा। इसके अलावा आपसे कहना चाहूंगा कि आपको पाठों को जरूर पढ़े, जो पाठ पूरे पढ़ाए हुए हैं वो पाठ आप जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको राजनीति विज्ञान का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो पूरे पाठ आपको पढ़ने हैं। इसमें प्रश्न बैंक भी दिए हुए हैं, मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे, यानी वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारी चीजें वो प्ले लिस्ट में बनी हुई है और प्ले लिस्ट में आप जब आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मिलेगी, जैसे पॉलिटिकल की है, हिस्ट्री की है, यानी हिंदी लिटरेचर की है, इसके अलावा जनरल की हिंदी की है, जनरल इंग्लिश की है, सभी की लिस्टें बनी हुई है। वहां पर पार्ट भी है, मॉडल पेपर भी है, प्रश्न बैंक भी है, तो वहां से भी आप अच्छी तरह से देखें। और यदि आपके कहीं कोई नहीं मिलता है तो आप जरूर ही मुझे जो आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख करके बता दें कि मुझे ये पाठ नहीं मिला है, तो हो सकता है आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे या आपको उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरे पूरे पेपर को कवर करने का प्रयास किया गया है। पहला प्रश्न है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की दो विशेषताएं बताइए। दो विशेषताओं में पहली विशेषता, अपन तीन विशेषताएं लिख करके चल रहे हैं आपको ताकि दो तो याद रह जाए। पहली है शोध सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध, दूसरी है अध्ययन से मुक्तता और तीसरी कोई निश्चित क्षेत्रीय परिधि नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद क्या है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के बारे में लिखना है। तो डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है और व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का एक ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा परीक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद राजनीतिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। यह डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवहारवाद के बारे में विचार है। उत्तर व्यवहारवाद का प्रश्न आपके आता है, तो उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, इसके दो कारण लिखिए। तो ये छोटा प्रश्न आ सकता है। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि व्यवहारवाद में जब कमी हुई तभी तो यह हुआ। दूसरा इसका उदय होने का कारण है कि व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष हो गया, लोगों को यानी संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए उन्हें उत्तर व्यवहारवाद संस्थापित किया। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि उदारवाद के कितने रूप है, नाम लिखिए। उदारवाद के दो रूप है, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। चौथा प्रश्न है कि लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र के प्रकार लिखने हैं। लोकतंत्र की परिभाषा, शासन का वह रूप जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन हो लोकतंत्र कहलाता है, और लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का एक हिस्सा होता है। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये पाठ सारे पढ़ाए गए हैं, आप वहां से उनका पूरा विश्लेषण देख सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न है कि संघात्मक शासन की क्या विशेषताएं हैं। संघात्मक शासन की विशेषताओं, पहली विशेषता है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन, तीसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, चौथी विशेषता है दोहरी नागरिकता। ये संघात्मक शासन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न बन जाता है कि सरकार के कितने अंग है, नाम लिखने हैं। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सारे तीनों अंग अलग अलग पढ़ाए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं।
संसदीय शासन व्यवस्था वाले किन्हीं दो देशों के नाम लिखने, जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है, दो देशों के नाम लिखने, इंग्लैंड और भारत, दोनों में संसदीय शासन व्यवस्था है। 8वां प्रश्न बनता है कि संसदीय शासन को मंत्रिमंडलात्मक शासन क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप संसदीय शासन को मंत्रिमंडलीय शासन क्यों कहते हैं? कि संसदीय शासन में कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होकर के मंत्रिमंडल या कैबिनेट नामक एक समिति में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति में होती नहीं शक्ति, और शक्ति है वो एक कैबिनेट में होती है या मंत्रिमंडल में होती है, किसी एक निश्चित संस्था होती है या समिति होती है, एजेंसी होती है, उसमें होती है, तो इसलिए इसे मंत्रिमंडलीय शासन भी कहते हैं। आगे देखिए, संसदीय शासन की व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संसदीय शासन की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका अलग होती है, वास्तविक कार्यपालिका अलग होती है। दूसरा है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तीसरी इसकी विशेषता है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। चौथी इसकी विशेषता है प्रधानमंत्री का इसमें नेतृत्व होता है, क्योंकि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे कार्य होते हैं। संसदीय शासन के अलावा एक दूसरी जो शासन का प्रकार है वो है अध्यक्षात्मक शासन, या जिसको राष्ट्रपति वाले शासन। तो अध्यक्षात्मक अथवा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाले किन्हीं 3 देशों के नाम लिखने हैं। उसमें अमेरिका है, ब्राजील है और लैटिन अमेरिका है, ये 3 देश हैं। इसके अलावा जैसे प्रश्न बनता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। देखिए यहां से शुरू होता है प्रश्न, ये छोटा प्रश्न बन गया। अब अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं लिखी, बड़ा हो गई। तो परिभाषा लिखेंगे, वह सरकार जिसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष और उसके मंत्री अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से मंत्रिमंडल से स्वतंत्र होते हैं। यानी इसमें कोई ये नहीं कि भाई उसकी विधानमंडल जो है वो चाहेगा उतने समय तक ये रहेंगे। अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी वो विधानमंडल के प्रति अनुत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी नहीं होते हैं। उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब इसकी इस परिभाषा के आधार पर हम इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। देखिए क्या विशेषता है। पहली विशेषता है कि कार्यकाल की निश्चिंतता होती है, अर्थात इसमें अनिश्चित ये नहीं होता कि भाई कार्यकाल इतना ही है वो है तो निश्चिंत होते हैं वो। दूसरी है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक होते हैं। तीसरी नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं है। तो ये इसमें 3 इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अब आगे यदि और ज्यादा बढ़ते हैं तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण दोष देखिए। अब बड़ा प्रश्न मान लो क्या हो जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है, विवेचना कीजिए। तब आपको उसकी विवेचना करने में उसकी परिभाषा लिखनी होगी, उसकी विशेषताएं लिखनी होगी, फिर उसके गुण और दोष लिखने होंगे, तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें गुण और दोष देखिए, गुण तो ये हैं, इस शासन में स्थायित्व होता है, इसमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की पालना होती है। तीसरा, एक प्रशासन में एकता होती है। ये तो 3 तो इसमें इसकी विशेषताएं या गुण हो गए। और इसके दोष देखिए, परिवर्तनशीलता का अभाव होता है, क्योंकि सरकार एक ही रहती है, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग नहीं होता। तीसरी होती है कि उत्तरदायित्व की अवहेलना होती है, क्योंकि उत्तरदायित्व होता ही नहीं है, इसलिए वो इसमें उत्तरदायित्व की अवहेलना होती है। तो ये अध्यक्षात्मक शासन। अब शक्ति पृथक्करण से संबंधित आपका पाठ है, तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि व्यवस्थापन, शासन तथा न्याय से संबंधित शक्तियां अलग अलग हाथों में रहे। इनसे संबंधित विभाग अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्र हो। कोई भी विभाग एक दूसरे विभाग की शक्ति और नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करे, उसे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहा जाता है, या शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ है कि शक्ति है वो किसी एक के हाथ में नहीं होना। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है निरंकुशता और अत्याचार से रक्षा। दूसरी है न्याय की निष्पक्षता। तीसरा, कार्य विभाजन से लाभ होता है। और चौथी है इसकी विशेषता, विभिन्न योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता हो जाती है। ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विशेषताएं हैं। अगर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के दोष पूछ लिए जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे। एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से दोषपूर्ण है। दूसरा, शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। तीसरा, न्यायपालिका की कुशलता और निष्पक्षता का अंत हो जाता है। चौथी है, सरकार के तीनों अंगों में असमान स्थिति होती है, अर्थात सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें समान स्थिति नहीं होती है। अगर प्रश्न आ जाता है कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए, क्योंकि प्रश्न है वो अलग उत्तरात्मक प्रश्न आ जाता है। तो सरकार की परिभाषा है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी से होती है उसे सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस प्रकार आपको लिखना है। अगला प्रश्न आ जाता है, जैसे मान लो व्यवस्थापिका क्या है। व्यवस्थापिका के कोई 3 काम लिखिए।
व्यवस्थापिका के 3 कार्य हैं: कानून निर्माण, संविधान संशोधन, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण और निर्वाचन संबंधी काम। ये तीन कार्य लिख रहे हैं, लेकिन अपन 4 लिख दिए। चौथा 18वां प्रश्न है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की विशेषताएं क्या है। जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थाएं हैं, संसदीय शासन व्यवस्था है, वहां पर उसकी विशेषताएं क्या है। पहली है प्रथम सदन की मनमानी पर रोक, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तीसरी है कार्यपालिका स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। चौथा है जनमत निर्माण में सहायक है। और 5वां है अनुभवी लोगों का यह सदन होता है। ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की विशेषताएं है। अगर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष पूछ लिए जाते हैं तो आपको लिखने हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष। वो है, एक तो रूढ़िवादिता का गढ़ है, पूरा ये पढ़ाया हुआ है आपको अच्छी तरह से, वहां से आप अच्छी तरह से पूरा पाठ पढ़ सकते हैं। दूसरा है संगठन की समस्या है। तीसरा है संघ राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। चौथा है दोनों शब्दों में संघर्ष की आशंका होती है, यानी दोनों सदन जो होते हैं, दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर छोटा प्रश्न बनता है इनमें से, तो लॉर्ड ब्राइस ने अपनी कौन सी पुस्तक में व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा की है, तो वो पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी। क्या नाम है उस पुस्तक का? मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो 1925 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। 21वां प्रश्न बनता है कि आपके कि व्यवस्थापिका अथवा विधानमंडलों के पतन के क्या कारण है। व्यवस्थापिका अथवा विधानमंडल जो है, इनका पतन का क्या कारण है। कार्यपालिका के कार्य में वृद्धि हो रही है और व्यवस्थापिका में ह्रास हो रहा है, तो क्यों? तो इसका कारण एक तो यह है कार्यपालिका कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। दूसरा, विशेषज्ञों की परिषदों समितियों का विकास हो जाता है होना। और तीसरा है वर्तमान राज्यों का लोक कल्याणकारी होना। राज्यों के द्वारा ही लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो इस प्रकार व्यवस्थापिका का महत्व है वो कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका के प्रकार लिखिए। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका की परिभाषा: सरकार का वह महत्वपूर्ण अंग जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप देता है, उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के प्रकार में देखिए, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, एकल और बहुल कार्यपालिका, संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। ये 4 प्रकार की कार्यपालिकाओं के प्रकार दिए गए हैं। अगर मान लो कार्यपालिका के कार्य पूछ लिए जाए, तो कार्य में प्रशासनिक कार्य है, विदेशी संबंधों का संचालन है, सैनिक कार्य है, विधि निर्माण संबंधी कार्य है, वित्तीय और न्याय संबंधी कार्य, ये सारे कार्य है वो कौन करती है? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। अगर प्रश्न आ जाता है कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के क्या कारण है, तो आपको ये प्रश्न लिखना है इस प्रकार। वृद्धि के कारणों में 4 कारण लिखने हैं: जन कल्याणकारी राज्य की धारणा, दलीय पद्धति, प्रदत्त व्यवस्थापन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेशी व्यापार। ये सारे के सारे आपको पढ़ाए हुए हैं, वहां आप देख सकते हैं इनका पूरा विश्लेषण। लेकिन आप इतना याद करेंगे तो आपके पास में एक पूरा कोर्स है वो रिवाइज हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका के कार्य लिखिए। न्यायपालिका वह सत्ता जो राज्य के कानून की रक्षा करती है, राज्य में व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न विवादों को हल करती है, शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करती है, एवं राज्य में कानून तोड़ने पर प्राप्त शिकायत का समाधान करती है, फैसला करती है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका के कार्य है वो 4 हैं। एक तो अभियोगों का निर्णय, कानूनों की व्याख्या करना, व्यक्ति स्वातंत्र्य और अधिकारों की रक्षा करना, और चौथा है परामर्श संबंधी कार्य करना। ये न्यायपालिका के कार्य हैं। 26वां प्रश्न क्या है? देखिए, 26वां प्रश्न है कि संप्रभुता को परिभाषित करते हुए संप्रभुता के लक्षण लिखिए। संप्रभुता को परिभाषित करना। संप्रभुता की परिभाषा है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है, एवं जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों से अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है, तो उसे संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता के लक्षणों में देखिए, निरंकुशता होती है उसमें, क्योंकि उस पर कोई अंकुश रखने वाला होता ही नहीं है। सर्वव्यापकता होती है, जहां तक उसकी सीमा होती है उसमें पूरे में वो व्यापक होती है। तीसरा स्थायित्व है। चौथी अविभाज्यता है। 5वीं इसका लक्षण अनन्यता है। 6ठा इसका लक्षण है मौलिकता है। अब संप्रभुता के प्रकार यदि पूछ लिए जाते हैं तो संप्रभुता के प्रकार ये हैं: औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, वेद या यथार्थ संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और जन संप्रभुता। ये सारे हैं वो संप्रभुता के प्रकार है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न बन जाता है
कि ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के वैज्ञानिक सिद्धांत का विश्लेषण किया था, और वो किताब थी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, और उसका यदि हिंदी में लिखें तो विधान शास्त्र पर व्याख्यान। ये पुस्तक थी विधान शास्त्र पर व्याख्यान, 1832 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1832 ईस्वी में विधान शास्त्र और व्याख्यान पुस्तक लिखी। उसमें उसने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला है अधिकार किसे कहते हैं? सामान्यतः अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? अधिकार की परिभाषा, अधिकार वह है मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। सामान्यतः अधिकार दो प्रकार के होते हैं, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। यह अधिकार की परिभाषा हो गई। तीसरा है कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? कानूनी अधिकार वे विशेष अधिकार जो एक नागरिक को अन्य नागरिक के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ये कानूनी अधिकार की परिभाषा है। वे विशेष अधिकार जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं एवं रक्षित होते हैं, उन्हें कानूनी अधिकार कहा जाता है। कानूनी अधिकार दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक या नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो ये कानूनी अधिकार है वो दो प्रकार के हो गए। इसके अलावा अगला देखिए, अगला है 31वां प्रश्न, और इसमें सामाजिक और नागरिक अधिकारों के प्रकार लिखने हैं। सामाजिक और नागरिक अधिकारों के, सामाजिक और नागरिक अधिकारों के प्रकारों में जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, परिवार का अधिकार। इसके पीछे के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे के सारे प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस प्ले लिस्ट में जाकर के आप पूरे पार्ट पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल के पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ज्योग्राफी जो शुरू कर दी गई है, ज्योग्राफी के भी पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा हिंदी लिटरेचर के पढ़ सकते हैं, हिंदी कंपलसरी के पढ़ सकते हैं, और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के भी पढ़ सकते हैं। 32वां प्रश्न क्या बनता है? 32वां प्रश्न बनता है कि अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत क्या है, या अधिकारों का के प्राकृतिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो प्राकृतिक सिद्धांत में यूनानियों के समय से प्रचलित सबसे प्राचीन सिद्धांत जिसके अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक एवं जन्म सिद्ध माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी यूनानियों के समय से प्रचलित सबसे प्राचीन सिद्धांत जिसके अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक एवं जन्म सिद्ध माना गया है, उसे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध होते हैं। अधिकार मनुष्य को प्रकृति की देन है, अतः व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। यह अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है। अब अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत को पोषित करने वाले विद्वानों के नाम बताइए, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो उसमें कौन कौन से विद्वान हैं जो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत को पोषित करते हैं? और वो विद्वान है हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वाल्टेयर, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर। ये सभी अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत को पोषित करते हैं। अब अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत में दोष क्या है वो बताइए। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत में दोष में पहला ही दोष है कि प्राकृतिक शब्द है वो अस्पष्ट है, भ्रामक है, क्योंकि इससे ये पता नहीं चलता कि प्राकृतिक इसकी क्या परिभाषा है। प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एक मत नहीं है। प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनकी क्या सूची है? प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध है। चौथी है राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है। ये चारों जो दोष है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के दोष है। 35वां प्रश्न बनता है, 35वां प्रश्न बनता है कि कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य किसे कहते हैं और कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषा है किसी विशेष कार्य को करने या न करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जाता है। कर्तव्य सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य, ये दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। 36वां प्रश्न बन जाता है कि नैतिक कर्तव्य किसे कहते हैं? नैतिक कर्तव्य किसे कहते हैं? नैतिक कर्तव्य है मनुष्य के अंतःकरण में स्थित उचित अनुचित का बोध करने वाली प्रवृत्तियों के अनुसार बिना किसी दंड, शक्ति के भय के जब पालना की जाती है तो उन्हें नैतिक कर्तव्य कहा जाता है। यानी जैसे सच बोलना, प्राणी मात्र के हित का, जैसे कोई आदमी सच बोलता है या प्राणी मात्र के हित की कामना करता है तो वो अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुसार ही करता है, ऐसा नहीं किसी के भय से करता। ये नैतिक कर्तव्य है। 37वां प्रश्न बन जाता है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे की समानता को स्वीकार करते हैं, और कर्तव्य का अधिकार राज्य का कर्तव्य है, नागरिक का अधिकार राज्य का कर्तव्य है, व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य है, और व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि अधिकार
और कर्तव्य दोनों परस्पर पूरक है, क्योंकि कर्तव्य जब हम कर्तव्य करते हैं तो हमें अधिकार स्वयं में मिल जाते हैं। बिना कर्तव्यों की पालना के हम अधिकार भी खो बैठते हैं। तो हमें कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए, अधिकार स्वयं में प्राप्त हो जाते हैं। 38वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 को संशोधित कर भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेंगे। तो ये 38 प्रश्न ही शामिल करेंगे। अगला जो है देखिए आप, यानी अगला आपके जल्दी शुरू होने वाला है, ये प्रश्न बैंक 3 बना हुआ है और ये जल्दी ही आपके लिए हो जाएगा, तो आप इसे अवश्य ही देखें और अच्छी तरह से याद कर लें। अगर चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।